जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा सीडीपी के अंदर पूछे जाने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का सभी कॉन्सेप्ट, जितने पीवाईक्यूज़ हैं और एग्ज़ाम फोकस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, वे सभी आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज का ये क्लास 12वां है। पिछला क्लास यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास को देख लेंगे। तो आज का यह चैप्टर बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक आंदोलन है जो 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। जब हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं तो प्रगतिशील शिक्षा के अंदर जब भी कोई शिक्षा दी जाती है तो उस शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह जीवन पर्यंत शिक्षा और सामाजिक कौशलों पर बल दिया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखने पर बल दिया जाता है। यहाँ पर क्रियात्मक शिक्षा की बात की जाती है जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय होकर के सीखते हैं। समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर बल दिया जाता है। सहकारी और सहयोगात्मक शिक्षण परियोजनाएं चलती हैं जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके, जिसमें छात्र सक्रिय रूप से अपनी भूमिका को निभाते हैं। शिक्षा में उद्यमिता का एकीकरण किया जाता है अर्थात शिक्षा की जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन सभी का एकीकरण करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, इसकी अवधारणा को समझते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में अमेरिका के जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं या प्रगतिशील शिक्षा के विकास में किस शिक्षाविद का सर्वाधिक योगदान रहा है, तो जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक भी कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में बालक के वैयक्तिक विभिन्नता को स्वीकार करते हुए एक ऐसा शिक्षण व्यवहार निर्माण करना जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी योग्यता, क्षमता एवं आवश्यकता अनुसार अपना विकास कर सके। अर्थात कि प्रगतिशील शिक्षा के ही अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा का विकास हुआ है। तो प्रगतिशील शिक्षा ये कहता है कि जब हम बालक को शिक्षित करें तो उसके वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान दें, क्योंकि हर बालक एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। हर बालक के अंदर अपने आप की एक विशेष गुण पाया जाता है। तो बच्चों के अंदर जो वैयक्तिक विभिन्नता है उस पर ध्यान देते हुए उनकी योग्यता, क्षमता और उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। इसमें बालक शिक्षा के केंद्र में होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। अर्थात कि बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उन्हें जिस प्रकार की गतिविधि कराई जा रही है उस गतिविधि के अनुसार उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा अर्थात कि शिक्षा के केंद्र में बालक होना चाहिए। बालक के अनुसार शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम को बनाया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़ करके सीखते हैं। इससे सामाजिक अंतःक्रिया होता है और बच्चों का संज्ञानात्मक विकास काफ़ी बेहतर होता है। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया जाना चाहिए जो आधुनिक पाठ सहगामी क्रियाकलाप है, और इसके साथ साथ जो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग जो हो रहा है जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहते हैं, ऐसे उन्नत शैक्षिक तकनीकियों के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाना आज के समय में ज़रूरी है। तो यह प्रगतिशील शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। आइए अब समझते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों की क्या भूमिका होती है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। बच्चे सक्रिय रूप से किसी भी गतिविधि में शामिल होते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का
निर्माता स्वयं होते हैं। यह प्रगतिशील शिक्षा में माना जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होते हैं जब वह किसी भी गतिविधि में शामिल होते हैं और उसमें शामिल होकर के जो है सक्रिय रूप से अधिगम क्रिया को पूरा करते हैं। वे निष्क्रिय जानकारी प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि सक्रिय रूप से अपने अनुभवों और पूर्व ज्ञान से अर्थ का निर्माण करते हैं। उन्हें खोजकर्ता या आविष्कारक के स्थान पर रखा जाता है। अर्थात जो बच्चे होते हैं वह एक खोजकर्ता के रूप में होते हैं। इसी को जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक होते हैं। उनके समक्ष समस्या को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि निर्देशन के अनुसार अवलोकन और प्रयोग आयोजित करें। निष्कर्ष विद्यार्थियों द्वारा निकाला जाता है। इस प्रकार उनको तार्किक कौशलों का परिचय स्वयं के अवलोकन और प्रयोग द्वारा होता है। बच्चों को जो भी सिखाना है, बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे उसमें सक्रिय रूप से जो है शामिल हों और इसके साथ वह अपने निष्कर्ष खुद से अपने तार्किक कौशलों के माध्यम से वह अपने ज्ञान का निर्माण करें, वह उसका निष्कर्ष निकालें। इसे हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक एकमात्र सुगमकर्ता, सहायक या मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है यह प्रगतिशील शिक्षा के अंदर ही आता है। तो आइए देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा और इसकी विशेषता क्या है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, बालक की शिक्षा उद्देश्य परक हो, बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन किया जाए, रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा बच्चों को शिक्षण प्रदान किया जाए, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बच्चों को पढ़ाया जाए, समझाया जाए। तो यह जो शिक्षा विधि होगा या यह जो शिक्षण प्रक्रिया होगी, यह बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया कहलाएगी। आइए अब एक एक करके इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? एक पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह से छात्रों के अधिगम का मार्ग परिभाषित है। एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। यह अनुभवों के माध्यम से अधिगम है, निरंतर अभ्यास से अधिगम। तो अनुभवात्मक शिक्षा क्या होती है? यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड लर्निंग की बात हो रही है और यह एक प्रकार का ऐसा शैक्षिक दर्शन विचार है कि यहाँ पे बताया जाता है कि बच्चों के अंदर जो अधिगम होता है वह अनुभव के माध्यम से होता है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है? फ्रेडरिक फ्रॉबेल, जॉन डेवी, जीन पियाजे या ग्राहम गिब्स। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। जॉन डेवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा में कहा जाता है कि यदि एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है तो उसे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यदि कृतिका अक्सर घर पे ज़्यादा बात नहीं कर रही है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, इसका अर्थ ये होता है कि कृतिका को घर पे बात करने का ज़्यादा अवसर नहीं मिलता है, लेकिन स्कूल में लोग उसकी बातों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी बातों का समर्थन करते हैं, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बच्चों से बात करती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है घर की अपेक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारक के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में।
तो प्रगतिशील शिक्षा की जब बात होती है तो यहाँ पे बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बाह्यप्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में प्रमुख क्या है? तो यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ जो भी शिक्षा दी जाती है वह बच्चों की क्षमता और संभावना को ध्यान में रखते हुए उस पर विश्वास करते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, बालक की मांग, रुचि और वह अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा कब होती है? जब बालक की मांग और रुचि और उसके अभिवृत्ति के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में बाल केंद्रित शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है कि बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, अर्थात कि शिक्षा में बालक को केंद्र में रखना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुमान और अनुकरण करने के लिए, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है तो वहाँ पे हम बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा की ओर हो जाएगा कि यदि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों को केंद्र में रख करके और बच्चों के रुचि अभिवृत्ति के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तब यह बाल केंद्रित शिक्षा होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो जब बात सृजनवाद की होती है तो यहाँ पे जो शिक्षा होती है वह बाल केंद्रित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से समूहों में। तो जब एक बाल केंद्रित शिक्षा होती है तो यहाँ पर बच्चे वैयक्तिक भी सीखते हैं और सामूहिक सीखते हैं, दोनों रूपों में सीखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है तो यहाँ पे जो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था होती है वह बच्चों के गतिविधि के अनुसार होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन यह बाल केंद्रित शिक्षा की एक विशेषता कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला है प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंध और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। चौथा है कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो जो प्रगतिवादी शिक्षा होती है यह बच्चों के समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा,
कि बच्चे अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं, शिक्षक को उन्हें सिर्फ एक मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षणिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा भविष्य में कार्यों में सहायक हो। किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। तो जब प्रगतिशील शिक्षा में समान शैक्षिक अवसर पे बात होती है तो इसका अर्थ होता है कि ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा भविष्य में उनके कार्यों में सहायक हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है तो यहाँ पे बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियों की बात होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला है प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवृत्ता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो ज्ञान होता है यह प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकें अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। शिक्षण में बच्चों को अधिगम कराने के लिए किस विधि द्वारा बच्चे अत्यधिक अधिगम कर सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर बच्चों के अधिगम को अधिक बल दिया जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? इसमें मानकीकृत परीक्षण होता है, इसमें कार्य आधारित अधिगम अर्थात लर्निंग बाय डूइंग होता है, इसमें डेटा आधारित शिक्षा होती है, इसमें मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंदर हम सक्रिय रूप से बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें शामिल करके किसी भी गतिविधि में, जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा कि इसमें कार्य आधारित अधिगम अर्थात लर्निंग बाय डूइंग होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। तो केवल शब्द आया तो ये गलत हो जाएगा। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को अधिक सिखाने के लिए हम उसका टेस्ट लेना ज़्यादा शुरू कर दें, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना और विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम हेतु अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो यहाँ पे सार्थक अधिगम का पक्ष क्या ले रहा है कि बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति जो सच्चा सरोकार हम रखते हैं, यही क्या है कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादा जब हम पुरस्कारों की बात करने लगेंगे तो यह एक तरह से बच्चों के लिए जो है अधिगम का एक नकारात्मक स्वरूप बनता चला जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का जो उद्देश्य है। इनमें से तीनों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, तीनों सही हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो उचित है वही आपको चुनना है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा उचित है वह व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा।
आगे क्या है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है। निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह बी हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चों के सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होती है। तो केवल आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, यह भी गलत हो जाएगा। बच्चों की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है यह उनकी प्रेरणा और अधिगम को जो है निर्धारित या सीमित नहीं करती है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंडित करना होता है, यह भी गलत है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, तो यह बाल केंद्रित है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। आगे क्या है कि कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत न कर सकें। तो कक्षा कक्ष में जो बैठक व्यवस्था होनी चाहिए वह बच्चों के गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो यहाँ पे जो प्रगतिशील शिक्षा में हम बात करते हैं तो यहाँ जो शिक्षण विधियाँ हैं वह करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, इस पे ज़्यादा बल दिया जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। आगे है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे बच्चे कब ज़्यादा सीखते हैं, जब वे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं और कार्यों में सक्रिय रूप से जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, तभी जाकर के बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जो जॉन ड्यूबी ने लैब विद्यालय की बात किया है इसके उदाहरण क्या हैं। पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित शब्द आ गया तो यह गलत हो जाएगा। बच्चों को हमेशा प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि हतोत्साहित करना चाहिए, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। पूछने से रोकना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, जो कि प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्यों का समर्थन करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी बन जाता है। आगे है, पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा। छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो जो पाठ्यक्रम होना चाहिए यह छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्न अनुसार आंकना चाहिए। गतिविधियों के माध्यम से, उनकी परीक्षा परिणाम के अंकों से, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता, पिछले अनुभव के अनुसार, बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार। तो बच्चे को यदि जो कुछ भी सिखाना है तो यह कैसे पता चलेगा कि बच्चे क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। इसके लिए बच्चे की योग्यता, उनकी रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के माध्यम से हम इसको जो है आंक सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह सी हो जाएगा। प्रकृतवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रकृतवाद के अनुसार जब शिक्षा के केंद्र की बात होती है तो इसमें जो शिक्षा का जो केंद्र होता है
वह बालक हो जाता है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? नृत्य कला, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित, संगीत कला केंद्रित। तो महात्मा गांधी का जो बेसिक शिक्षा है, जिसे बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, इसमें जिस पाठ्यक्रम की बात करते हैं मुख्य रूप से वह हस्तकला केंद्रित की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तो विशेष संस्कृति और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देने की बात हो रही है, इसलिए यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समान शैक्षणिक अवसरों को अनदेखी किया जा रहा है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करने की बात हो रही है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने गतिविधियों के माध्यम से, अपने शिक्षण के माध्यम से यह विश्वास बना पाए कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें, इसलिए यह प्रश्न भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चों के बीच तुलना नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे अपने वैयक्तिक विभिन्नताओं में अलग अलग पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाता है। आगे क्या है कि एक कक्षा में एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। किस विधि को बाल केंद्रित शिक्षण के अंदर नहीं रखा जाएगा, यही बताना है। समूह वार्तालाप, इसमें बच्चे सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं, इसलिए यह सही है। प्रोजेक्ट विधि, यह भी बाल केंद्रित के अंदर आता है। प्रश्नोत्तर विधि, यह भी बाल केंद्रित आता है। प्रदर्शन के लिए, जब प्रदर्शन विधि से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे बच्चे जो है उसमें शामिल नहीं होते हैं, बल्कि केवल शिक्षक ही सक्रिय होता है, और ऐसी विधियों को बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर नहीं रखा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधि वो होती है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से जो है शामिल होते हैं, वह बाल केंद्रित शिक्षक उपागम कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य की अनदेखी करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पे एकल अभिभावक वाले बच्चों को यदि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तब भी वह स्थिर और एक रूप वातावरण, सभी के लिए समान जो है वातावरण उपलब्ध कराएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा एक प्रमुख विशेषता है कि शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है, शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों पर आकलन करना है। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग एवं मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है, जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है, और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो बाल केंद्रित कक्षा का एक विशेषता क्या होगा? यहाँ पे बाल केंद्रित कक्षा का जो विशेषता है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। इसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है और शिक्षार्थी जो है अन्वेषणकर्ता के रूप में होता है। शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण शिक्षक की सहायता से खुद करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, पुस्तकों के उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना।
एक प्रभावशाली अध्यापिका बनने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक और छात्र के बीच परस्पर संवाद बना रहे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को रैंक के लिए, ग्रेड के लिए नहीं, बल्कि उनके जो है मानसिक और सामाजिक और उनके सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। बहुप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, यह भी गलत हो जाएगा। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उचित वर्णन है वह है कि चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाता है। आगे क्या है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक की एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो किसी प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक जो वातावरण उपलब्ध कराता है वह खोज को प्रोत्साहन देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए होता है। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और ग्रेड पर, यह गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम के अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो यहाँ पे ज्ञान अर्जन में सहायता के क्रम में अध्यापक को चाहिए कि वह ध्यान दे कि सभी शिक्षार्थी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्या है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति सही है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, ये भी सही है, अध्यापक का सकारात्मक रुख, ये भी सही है। यहाँ पे अध्यापक के अनुसार कार्य करना अर्थात ये अध्यापक केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है और हमें प्रगतिशील शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करना है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो एक जो प्रभावी कक्षा होती है उसमें बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा में यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा से बनने वाले हर एक टाइप के प्रश्नों को आपने देखा है। आशा करते हैं इस पूरे सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है। इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।